हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट में बात करेंगे इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ECO 308 आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी उत्तर प्रदेश, ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। पार्ट 1 इसका रहेगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 2024-25 का ये आंसर की रहेगी, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे अपने बाकी जो दोस्त हैं, आपके जो बाकी साथी हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। उसमें मेरी बस आपको मदद करनी है। तो आपको अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। देखो, बहुत मेहनत होती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, तो बस आपकी छोटी सी जिम्मेदारी है, वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड, मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ना यहाँ पर क्वेश्चन कराऊँगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट चैनल लगता है, ठीक है। आपको लगता है कि भैया ये चैनल पे अच्छा कंटेंट आ रहा है, हमारे आगे काम आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। उससे कोई दिक्कत नहीं रहती है आपको, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो, एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवाद अर्थव्यवस्था होती है। समाजवाद अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इन दोनों के तत्व जिस अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा रखा है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भैया, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदू विकास दर पद जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका धीमी आर्थिक समृद्धि से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित हो जाएगा? धीमी आर्थिक समृद्धि से संबंधित हो जाएगा। हिंदू विकास दर जो शब्द है, शब्द का, इस वाले शब्द का प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से 1950 से 1990 के दशक की अवधि के दौरान। देखो, हिंदू विकास दर शब्द जो है ये क्या है? ये शब्द जिसका अर्थ भारत की आर्थिक विकास दर बहुत धीमी है, ये उस अवधि के प्रति व्यक्ति आय में बहुत कम वृद्धि का वर्णन करता है, ठीक है। ये शब्द क्या करता है कि उस समय में, कौन से समय में, 1950 से 1980 के दशक का जो समय था, उस समय में, उस समय की अवधि में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बहुत कम थी, उस वृद्धि का वर्णन करता है। अब ये वाला जो शब्द है इसको दिया किसने था? तो भारतीय अर्थशास्त्री थे एक प्रोफेसर राजकृष्ण, उनके द्वारा 1978 में इस शब्द को दिया गया, ठीक है। राजकृष्ण, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने? प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा दिया गया था 1978 में। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है, गोस्वामी समिति हो जाएगी, ठीक है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति गोस्वामी समिति हो जाएगी। ये समिति जो है 1981 में भारत में उद्योग रुग्णता के मुद्दे को दिखाने के लिए गठित की गई थी। इसने अपने सुझावों में, ठीक है, चलो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना, 1981 में इसको गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से औद्योगिकरण के महत्व से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकरण के महत्व से संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना, उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तीव्र आर्थिक समृद्धि, ये सभी जो हो जाएंगे ना भैया, ये सभी आपके औद्योगिकरण के महत्व से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। देखो, उत्पादकता में वृद्धि, अगर आपको थोड़ी दिक्कत लग रही है, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर दूर हो सके, ठीक है। तो उत्पादकता में वृद्धि से मतलब होता है कि औद्योगिकरण में जो मशीनों और तकनीकों के उपयोग से उत्पादन प्रक्रियाएं तेज और कुशल हो जाती हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। इसी को आप उत्पादकता में वृद्धि कहते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति से मतलब होता है कि औद्योगिकरण से देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होता है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तीव्र आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होगा कि औद्योगिकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास की गति यहाँ पे आपकी तेज़ हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, बोकारो इस्पात कारखाना जो हो जाएगा आपका तृतीय पंचवर्षीय
योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना जो है आपका, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में, ठीक है, कब बाबू, 1955 में सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। और आपका राउरकेला इस्पात कारखाना जो रहेगा, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1959 में, कब, 1959 में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। बोकारो इस्पात कारखाना मैंने आपको बता दिया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 के टाइम पे, ठीक है, 1964 के टाइम पे जो किसकी मदद से, सोवियत संघ की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का रहेगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है विनिर्माण के क्षेत्र में। देखो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का रहेगा, तो विनिर्माण का रहेगा, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन, कृषि और विद्युत भी आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक उत्पादन के अंतर्गत हिस्सा जो आया है ना, वो निर्माण का आया, उसके बाद आपका विद्युत का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार कराया है। तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगर आपसे विश्व का पूछ ले तो यहाँ पे, तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि पद्धति टिकाऊ कृषि में सहायक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैविक खेती जो होती है वो टिकाऊ कृषि में सहायक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे के लिए याद रखना है। योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान केंद्रित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर, ठीक है, ध्यान केंद्रित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, भैया वीडियो शेयर नहीं किया है ना, तो दोस्त वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है कि बस मैं आपसे किस तरह से उम्मीद लगा रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ। ठीक है, तो आप मेरी फीलिंग समझ लें। तो भाई वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, पसंद आ रहा है तो करना है। मैं भीख की कोई गुजारिश नहीं है। अगर पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पे आपका रहेगा तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी चौथी योजना हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया गया था। तो राइट आंसर आपको लगा देना उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों यहाँ पे रहेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में कौन सी नीति सहायक यहाँ पे रहने वाली है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होगी आपकी ग्रामीण भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में सहायक होती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में विनिवेश एक रणनीति है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है संसाधन जुटाना। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में समावेशी वृद्धि की प्राप्ति के समक्ष चुनौती कौन कौन सी होती हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, जिसमें आपका कृषि का पिछड़ापन है, क्षेत्रीय विषमता रहेगी, व्याप्त निर्धारण। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक रहेगा। तो आपका केरल राज्य का रहेगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक आपका केरल राज्य का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक रहेगा। तो गरीबी का अनुपात आपका बिहार राज्य में रहेगा। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत कृषि विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है जैविक उर्वरक का। ठीक है, सतत कृषि विकास में जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक अधिकार
एवं प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1970 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से बाबू प्रारंभ हुई थी। मैंने खूब आपको इस क्वेश्चन को रटाया है। 4 वीडियो मैंने अपलोड की थी, चारों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 5वां इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए सब लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में? ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बहुत कराया, यानी कि रिपीट से रिपीट कराया। लिंग अनुपात सबसे अधिक जो आपका रहने वाला है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। ठीक है, सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में रहेगा? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है। सॉरी, सबसे अधिक जो रहेगा ना आपका वो केरल में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, किस में रहेगा? केरल में रहेगा। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुष के लिए कितनी महिलाएं रहेंगी। तो केरल में आपका 1084 रहेंगी। 1084 कहाँ पे रहेंगी? केरल में रहेंगी, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर आधारित थी। प्राथमिक क्षेत्र के विकास पे आपका क्या थी? प्राथमिक क्षेत्र के विकास पे आपका जो आपकी थी ना, जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना रहेगी वो हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में कृषि मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी रोजगार के अवसरों में कमी। ठीक है, रोजगार के अवसरों में कमी जो है भारत में कृषि मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, अभी कराया था मैंने, आज ही कराया था। जो आपका 309 क्वेश्चन पेपर कराया है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आपका 309 का क्वेश्चन पेपर है आजकल में या कभी भी है, आने वाला है, तो भैया सारे वीडियो आप देख लेना जो मैंने 308, 309, 3010, 311 जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, 308 से लेकर 311 तक 4 वीडियो करा दिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप इस बात को देख लेना। ठीक है, कौन सा था? नकदी फसल, यानी कि कैश क्रॉप उसको बोलते हैं, जिससे हम पैसे कमाने के लिए ही उगाते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति मैंने आपको बता दिया, ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है आपका, वो मछली उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया था कि नीली क्रांति, पानी कैसा होता है? नीला। नीली माने पानी आपका नीला होता है, पानी में कौन रहता है? मछली रहती है। समझा चुका हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था। क्वेश्चन कराया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आंदोलन के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आचार्य विनोबा भावे। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, अभी कराया है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ है? हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है आपका गेहूँ को हुआ है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है आपकी 70.4% है, और ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, 2011 के अनुसार 70.4% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है वायुयान निर्माण। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय औद्योगिक नीति के शेड्यूल ए में कुल कितने उद्योग को सम्मिलित किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना है 17। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में भारत के लघु उद्योगों में कुल प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा कितनी है? तो राइट आंसर आपको लगाना है 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव कब तैयार किया गया था? राइट आंसर है 1944 में। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है
1961 से 1966 तक रहेगा। देखो 1951 में आप ऐसे अंदाज़ा लगा लिया करो, 1951 से स्टार्ट हुई है, अब कब तक चलेगी, 5 साल ऐड कर दो, इसमें 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 1956 तक चलेगी। 1956 में स्टार्ट हुई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 5 ऐड कर दो, कब तक चलेगा, 5 और 6 11 और ये यहाँ पे 61, 1961 तक चलेगी। अब 1961 से 5 साल ऐड कर दो, उसमें 1966 तक चलेगी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस तरीके से आप आगे कैलकुलेट करते करते आप कर लेंगे, तो ये यहाँ पे आपकी हो जाएगी तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी आ रही है? तो राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। प्राकृतिक से मिलने वाली सभी चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है और विनिर्माण की जितनी भी चीज़ें हैं उनको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। क्वेश्चन बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.6% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है, ये कथन किसका रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का ये कथन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है जोतों की चकबंदी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य व वसूली मूल्य का निर्धारण करता है, तो कौन करता है? यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना कृषि मूल्य आयोग करता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? तो राइट आंसर आपको लगाना है 1.08 हेक्टेयर्स, 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के श्रम रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना रहेगा? तो 46.5% रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या क्या रहेगी? तो मौसमी रोजगार है, निम्न जीवन स्तर है, संगठन का अभाव है, उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहेगा? तो यहाँ पे दूसरा स्थान रहेगा, ठीक है, पहला स्थान बांग्लादेश का रहेगा निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संघ सबसे पुराना है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से, आप उसको एक बार देख सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, आगे जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा इसी नंबर पे आपको सेंड कर देना जो आपको नीचे दिया गया है, तो उसकी मैं क्वेश्चन आंसर की जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।